एडमिन वाली चैट देख लो। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। हाँ, यहां आ गए ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, थोड़ा सा ऐप में अभी भी चलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन यस, हमारे पास आपकी चैट तब भी आ रही है। एक एडमिन की अलग से चैट होती है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल बेटा। आप सभी लोगों को हाँ बहुत सारा प्यार। ठीक है, तो मेरा नाम है राजवंश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज और वीडियो अच्छे से सुनाई और दिखाई दे रही है? यस और नो? हाँ बेटा, कल पिछली क्लास में वीडियो कॉल करा था तो अटक गया था, कई बच्चों का दिक्कत हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बीच बीच में आप सभी लोगों से बात करते रहेंगे। गुड इवनिंग भैया। बस बस बस, इतना प्यार मत दो यार। ठीक है, यस यस, आवाज आप सभी लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है और मैं दिखाई अच्छे से दे रहा हूं। जल्दी से एक बार बस थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है, हाँ, ये हो गई ना बात, अब हुई बात। तो कई बच्चे अभी शायद जुड़ चुके होंगे, तो मेरा नाम दोबारा से बता देता हूं, राजवंश सिंह है भाई। मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और अर्जुना जेई 2025 के बैच में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हमें करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 3। आप सभी लोग, लव यू ऑल भाई। गजब 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 चैट स्पीड चल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स आई होप देखे होंगे। कुछ बच्चे रोज रोज ज्वाइन करते हैं तो उनको ये रहता है कि यहीं से देख लूं क्या? नहीं बेटा, ये कहानी आपको स्टार्टिंग से ही देखनी पड़ेगी। अगर आप बीच में से आएंगे तो आपको ज्यादा डाउट्स आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आइए, आप सभी लोगों ने होमवर्क भी किया होगा और मैं आप सभी लोगों के डाउट्स भी देख रहा था। आप सभी लोगों ने एक चीज और करनी है। आज का जो हमारे पास टुडेज गोल है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, आज आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अभी वैसे हमारी जल्दबाजी ही कहां है, अभी तो हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंगल एंड सॉलिड एंगल पे कई बच्चों ने बोला कि सर इसको रिपीट कर देना, तो यहां पर मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, प्रीफिक्स हमारे पास क्या होते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे और फिर हमारे पास जेई मेंस एंड एडवांस के टॉपिक पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ, होमवर्क की भी बात करेंगे बेटा। हाँ, एंगल से ही मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए एक सिमुलेशन लाया था, लेकिन उसमें एक की नहीं लग रही है। अगर वो की आ जाएगी तो मैं ट्राई करूंगा उससे भी आपको दिखा दूं। ठीक है, हाँ, एक आई तो है, जरा देखते हैं। चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लव यू ऑल। अब चैटिंग कम करना भाई, मेरा हाँ हार्ट बीट तेज हो जाता। ठीक है, आराम से आराम से। ठीक है, तो कई बच्चों ने कल शायद डीपीपी लगा ली होगी, लेकिन हम लोग कुछ टॉपिक्स को टच नहीं कर पाए थे, तो आज के टॉपिक्स हम लोग उसको कवर कर लेंगे। फिर आज आप डीपीपी जरूर लगाइएगा। जैसे तरुण सर ने आपको बात बोली है, ध्यान से समझना। कई बच्चे ना डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। याद रखना, इस रास्ते में आपको डिमोटिवेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मोटिवेशन के लिए आपको खुद खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी डीपीपी में, ठीक है, 6 to 7 प्रॉब्लम्स आपके अभी करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल मस्त है। आप ये मत सोचना कि यार मैंने तो इतना पढ़ लिया, 4 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए। तो ऐसी कहानी में बहुत बार होगा कि जब आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप ये मानना कि वो 4 क्वेश्चंस मेरे को सीखने हैं। ठीक है, तो डीपीपी के लिए आज से आपकी डीपीपी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं उसको होमवर्क भी दूंगा। प्लीज सेपरेट कॉपी बनाकर चलना, नहीं तो मैं लिटरली बता रहा हूं, इतना कंटेंट है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा डीपीपी का सवाल है, कौन सा बुक का सवाल है, कौन सा क्लास का सवाल है। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, कई बच्चों ने ट्राई करा है। आप रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारे पास ये टारगेट बेसिकली था। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, हाँ, 6-7 अगर सही हो रहे, गुड साइन है। आपको लगेगा यार किसी के 10 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैराथन रेस है भाई। मैराथन में कुछ लोग बहुत तेजी से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, बाद में थक जाते हैं। कुछ लोग धीरे से स्टार्ट करते हैं, बाद में स्पीड पकड़ लेते हैं।
आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि क्लास से आप इतना सीखें कि 6-7 क्वेश्चंस की रेंज आपकी मेंटेन रहे। आपके पास मतलब इतना इंफॉर्मेशन आ रहा है कि आप जेईई मेंस लेवल तक पहुंच गए। ठीक है, क्लियर? सारे बच्चे थम्स अप करना, क्लियर? आज अब देखो भाई, मैं आप लोगों की पहली 2 ही क्लास हुई है, लेकिन लिटरली मैं आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने कई बार अर्जुनाज लिए हैं, कई बार लक्ष्य लिए हैं, प्रयास लिए हैं, सारे बैचेस लिए हैं। जितना कंफर्टेबल आप लोगों ने फील कराया है उतना आज तक मैं ऑनलाइन में कभी नहीं हुआ। अब आई होप सो कि ये वाला आप एटीट्यूड मेंटेन रखेंगे, आप बिल्कुल फोकस पे बात करेंगे, टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स टू योर बैच। मुझे अभी तक, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जैसे ही हम लोग 11th स्टार्ट करते हैं तो बच्चों के ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आज मैं आपके डाउट्स ले भी रहा था तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत वियर्ड सी चीजें पूछने लगते हैं। वियर्ड एज इन नहीं कि भाई कि हमारे लिए साइंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी सीखने में उनको समय है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजों के मैं आपको रीजंस बता पाऊंगा। जैसे किसी बच्चे ने पूछा सर प्रेशर स्केलर क्यों है। ठीक है, किसी बच्चे ने वेक्टर के बारे में और कुछ चीजें पूछी, किसी ने करंट के बारे में और कुछ चीजें पूछी। मैं जवाब तो आज दे दूं, लेकिन बात यह है कि उन जवाबों में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मेरे को बोलने पड़ेंगे जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आप क्यूरियस रहिए, मैं हमेशा कहूंगा आप हमेशा क्यूरियस रहिए, लेकिन समय का भी वेट करिए कि कब हम लोग उस टॉपिक्स पर आएंगे। आगे चढ़ के जब हमारे पास फ्लूइड्स का चैप्टर आएगा तब हम लोगों को कहीं ना कहीं 3-4 क्लासेस तक प्रेशर की ही बात करनी है। मतलब 7-8 घंटे हम लोग सिर्फ प्रेशर 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 इसकी ही बात करेंगे। जब आपके पास कुछ टॉपिक्स आएंगे, कुछ बच्चे कहते हैं सर स्ट्रेस क्या होता है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो ये चैप्टर में ये सारे टर्म्स आते हैं। कई बच्चों को लगता है यार ये तो पता ही नहीं है, तो अब उनको क्या लगता है कि पहले पता कर लूंगा तभी हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर की एक खास बात है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और चालाकी से आप एडवांस तक के सवाल लगाएंगे और मैं आपके साथ यहां खड़ा हूं। ठीक है, कुछ लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर्स नेक्स्ट वीक हम लोग एक एडवांस की क्लास लेंगे, लाइव लेंगे, आपसे ही मैं सवाल करवाऊंगा। बट उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ये पूरे लेक्चर्स को आप अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। क्या ये आप प्रॉमिस कर सकते हैं? क्या ये आप प्रॉमिस कर सकते हैं? सारे होमवर्क डिस्कशन मैं करूंगा, मैं इन क्लास ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, जितना भी देखो 2 टाइप के होमवर्क होंगे, एक होंगे आपको जो करने हैं, एक होंगे जो मैं करवाऊंगा। तो जो क्लास वाले हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप रिवाइज करके रखना। देखो भाई, अचानक से आपको अपना लेवल, आप जेईई मेंस का भी सवाल लगाएंगे, जेईई एडवांस का भी सवाल मैं आपसे लगवाऊंगा। ठीक है, मैं उसमें कलम नहीं चलाऊंगा, आप मेरे को बताएंगे क्या करना है और उस प्रोसेस में ही आप सीखेंगे। क्लियर? तैयार रहना, मैं आपको बता दूंगा कि किस टॉपिक में कैसा कैसा एटीट्यूड होता है। जैसे आने वाला एक टॉपिक है डायमेंशंस। ठीक है, इतनी सारी क्वांटिटीज के साथ डायमेंशंस कैसे याद करें, तो मैं उसके लिए आसानी करने का मेरा जिम्मा है। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को याद करने का तरीका बताऊं। लेकिन देखो मैंने यहां लिखा है, यहां के बाद का दर्द जिसने 2-3 बार झेल लिया उससे वो वीक नहीं होगा, स्ट्रांग होके ही निकलेगा। और एडवांस के सवाल मैं आपसे लगवाऊंगा, आप खुद लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा पेन, लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ पेन होते हैं यूजलेस, बस आपको वीक फील कराते, और कुछ पेन ऐसे होते हैं जिंदगी में जो आपको स्ट्रांग बनाते। ये जो पढ़ाई का दर्द है ना, जो आपको दर्द फील होता है, इसको अगर आप झेलेंगे तो आप मजबूत ही बनेंगे, कमजोर कभी नहीं बन सकते। ठीक है, तैयार? वेरी गुड, लव यू ऑल बेटा। ठीक है, लव यू ऑल। हम लोग पहले चैप्टर से ही एडवांस के साथ ही चलेंगे। ठीक है, दुनिया चाहे जो भी बोल ले, आपको नहीं सुनना। आपके सामने कंटेंट आ रहा है, आपके सामने इंटेंट आ रहा है। ठीक है, आपके सामने नोट्स आ रही है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, आपको क्या फोकस करना है? इस बोर्ड पर फोकस करना है, दैट्स इट। ठीक है, सारी चीजें मैं जैसे बता रहा हूं बस उतना फॉलो करो, ऊपर से कुछ नहीं लगाना। जितना प्रैक्टिस बोलूं उतना करो, उसके बाद चिल मारो। ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। ठीक है, तो चलिए मेरे एंटरप्रेन्योर्स, हाँ पारसेक क्या है, सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्लास हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समरी ऑफ द क्लास हमारे पास क्या थी? अगर आप याद करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जब हमारे पास इतनी सारी, अब चैटिंग रोक दो मेरे एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ध्यान से रिकॉल करने की कोशिश करो। जब हमारे पास इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, मैंने कहा यार आगे वाली जनरेशंस को कैसे समझाएं
कि ये चीजें भी हैं, तो उन्होंने कहा कि यार क्लासिफिकेशन कर दो। तो हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन करी थी बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज या बेस्ड ऑन एडिशन। दोनों बात एक ही है, कोई गलत नहीं कह सकता। वेक्टर्स में एंगल देख के जोड़ा जाता है, स्केलर में डायरेक्टली जोड़ा जाता है, दो केसेस वो थे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने करी थी बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। यही आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं बेटा। अगर आप नोटिस करें तो पिछली क्लास की जो क्रक्स आप लिख रहे हो यही शॉर्ट नोट्स है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, कि वो कैसे किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, जब मैंने डिपेंडेंसी के हिसाब से सोचा कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, दो क्लासेस बन के आई थी। एक होती थी, दिल बनाना जिनको याद आता जा रहा है, एक होती थी फंडामेंटल, एक होती थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होती थी बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल, दिल बनाओ, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। वेरी गुड, लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिल बना देना। जैसे ही आपको लगे हाँ यार ये तो रिकॉल हो गया, बस दिल बना दो, ठीक है। यस, फंडामेंटल वो फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हम लोगों ने, अब मैं आप सभी लोगों के डाउट्स ले रहा था, एंड दीज आर दी कॉमन डाउट्स जो मैं अभी एड्रेस कर रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। आप में से कईयों को यह डाउट आएगा कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप कह रहे थे 1 मीटर को जब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया तो स्पीड ऑफ लाइट से किया, उसमें तो सर टाइम भी आ रहा है, और जब टाइम भी आ रहा है तो लेंथ हमारे पास फंडामेंटल कैसे हो गया, तो डिराइव्ड हो गया। अब कई बच्चों को क्या लगता है ना कि फंडामेंटल ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी से डिराइव नहीं कर सकते। करना चाहो तो कर ही सकते हो, लेकिन समझना स्टेटमेंट क्या है, फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटीज जिनको हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली समझाया दुनिया को। सारे साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने कहा भैया देखो ये 7 क्वांटिटीज से हम लोग सारी क्वांटिटीज को बना सकते हैं। अब इन 7 क्वांटिटीज में 1 मीटर क्या होता है हम आपको बता देते हैं, 1 एम्पियर क्या होता है हम आपको बता देते हैं, 1 केल्विन क्या होता है हम आपको बता देते हैं, और सारे लोग यही मानो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो साइंटिस्टों ने उनके लिए जो यूनिट्स थी या उनकी वैल्यूज थी वो डिफाइन करी। अब कईयों को यह लगता है सर डिफाइन करने में तो दूसरी चीजों का यूज हो रहा है ना, तो फंडामेंटल कैसे? समझिए, हम लोग जो चीज को यूज कर रहे हैं दोज आर कांस्टेंट्स। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये कांस्टेंट है बेटा, उसमें मीटर पर सेकेंड मत देखो। स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो उन्होंने कहा कि 1 सेकेंड में जो लाइट हमारे पास चलती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ में कितना चलेगी, 1 मीटर। तो उन्होंने दुनिया में से जो कांस्टेंट चीजें थी उसके हिसाब से कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई, वो थी 7, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडला। क्लियर? क्लियर? तो मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडला, ये 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो थी जिससे आप सारी दुनिया की फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकते हैं, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बस इतना से ज्यादा नहीं, ठीक है। डिराइव्ड क्या है, जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप यूज कर करके बना सकते हैं, दोज आर डिराइव्ड। एग्जांपल में हमारे पास सारी चीजें, आप एरिया लिखना चाहें, वॉल्यूम लिखना चाहें, आप डेंसिटी लिखना चाहें, आप करंट, हमारे पास चार्ज लिखना चाहें, आप वोल्टेज लिखना चाहें, आप वर्क लिखना चाहें, फोर्स लिखना चाहें, एवरीथिंग हमारे पास अब डिराइव्ड हो जाती है। ये इन्हीं चीजों से हम लोग मिला के बना सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड, लव यू ऑल बेटा। बहुत सीरियसली आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स द बिगेस्ट साइन, ये मेंटेन रखिएगा, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। वेरी गुड, एक्सेलरेशन एंड ऑल सब चीज। अब बात ये आ रही थी यूनिट्स। हम लोग, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैंने 20 लिखा है, ये एक नंबर हो गया जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसके पीछे मीटर लगाता हूं तो अपने आप मेरे को समझ आ रहा है ये लेंथ के बारे में है। मीटर स्क्वायर लगाता हूं तो एरिया है, मीटर क्यूब लगाता हूं तो वॉल्यूम है, केजी पर मीटर क्यूब लगाता हूं तो डेंसिटी है, एम्पेयर लगा दूंगा तो करंट है, वोल्ट लगा दूंगा तो वोल्टेज है। समझना,
यूनिट्स की, हाँ सब आ रहे हैं, फर्मी अर्मी, आगे मत भागो बेटा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा भाई। और अगर आपको लगे बाद में कि कुछ छूट गया है तब आप मेरे को बोलना, अभी आगे मत भागो, साथ चलो बेटा प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। अभी आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप सोचोगे मैं आगे जाके सारा पढ़ लूं, डोंट डू दिस, ठीक है, साथ चलो, आराम से चलो। यूनिट्स हमें दिक्कत ये थी कि हमें डिफरेंशिएट, एक तो पहली बात ये हमारे पास स्टैंडर्ड, एक तो ये स्टैंडर्ड है और रेफरेंस वैल्यूज है, स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इन्हीं को हम लोग यूनिट्स कहते हैं। अब इसका काम क्या था, हम लोग क्यों यूनिट्स लेके आए, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करने में हमें मदद करती है। आप यूनिट देख के अपने आप बता दोगे कि ये क्या था। अगर मैं कहीं ओम्स लिख दूं मेरे एंटरपेंटर, आपके अंदर अपने आप आ जाए सर ये तो रेजिस्टेंस है। अगर मैं कहीं एम्पेयर लिख दूं अपने आप समझ आ जाएगा करंट है। अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड लिख दूं अपने आप टेम्परेचर है। हाँ या ना बोलो मेरे एंटरपेंटर। सबसे पहला काम था कि फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करने में हमें यूनिट्स का काम आएगा, इसीलिए आपके मार्क्स काटे जाते थे भैया, आधे आधे मार्क्स। यस। दूसरी बात, हमारे पास रिलेटिव मैग्नीट्यूड को समझने के लिए, अब ये लास्ट क्लास में आपके नोट्स में होगा, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। रिलेटिव मैग्नीट्यूड मतलब अगर मैं 1 मिलीमीटर लिख रहा हूं और 1 किलोमीटर लिख रहा हूं, तो किलोमीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ, मिलीमीटर मेरे एंटरपेंटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। देख के आपको पता लग रहा है कि भैया ये होगा। तो ये रिलेटिव मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है, इसके लिए भी हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, अब बात आई यूनिट्स हमें कैसे कैसे चाहिए। यूनिट्स हमारे लिए वेल डिफाइंड होनी चाहिए, स्कूल में पूछा जाएगा बेटा, थ्योरी मत समझना, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, सारी दुनिया माने, ठीक है, डज नॉट वेरी, easy to use एंड सो ऑन, बहुत सारे हमारे पास होने चाहिए। क्लियर, वेरी गुड, ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड ऑल, ये सारी चीजें आप सभी लोगों को पता है, तो ये आपको पैरामीटर्स याद हो जाने चाहिए। अब हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करी, मास, ठीक है, मास के लिए एम, मास के लिए अगर आप बात करें तो हम लोगों ने केजी करा। अच्छा, यहीं पर हम लोग पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम लोगों की दुनिया की बात आई, तो दुनिया में हर कंट्री अलग अलग काम कर रहा था, तो सबने कहा भैया हम मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम अपनी एक यूनिट सेट करेंगे। तो याद करिए, एक आता था FPS फुट पाउंड सेकेंड, एक CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एक आता था MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू। आपकी ये डेडिकेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तो सिस्टम्स आए, फुट पाउंड सेकेंड, लेंथ को फुट में नापा, मास को पाउंड में नापा, टाइम को सेकेंड में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर FPS, CGS और MKS में करंट, टेम्परेचर, इनकी यूनिट नहीं होती? होती है, वो सभी के लिए सेम है, ये मेंशन नहीं किया गया है। यहां पर भी एम्पेयर, यहां पर भी एम्पेयर, यहां पर भी एम्पेयर, यहां पर भी केल्विन, यहां पर भी केल्विन, यहां पर भी केल्विन, यहां पर भी कैंडला, यहां पर भी कैंडला, यहां पर भी कैंडला। क्लियर, वेरी गुड। अब बात आई थी जो लास्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम हमारे पास क्या है, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड में अगर आप 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स लगा दो, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स अगर आप लगा दे मेरे एंटरपेंटर, तो अपना काम हो जाएगा SI का। क्लियर, वेरी गुड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, आप लोग सारे बच्चे यहां तक आ गए थे। अब इसमें हम लोग आगे, यहीं से मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछली क्लास में लिखा है, जिसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। लव यू बेटा, मेरे को बहुत पता नहीं आपकी क्लास में आके बहुत अच्छा फील आ रहा है, ठीक है। मैंने आज ओम सर के साथ भी बैठा था, मैंने उनको भी ये बात बोली, मैं सलीम सर के साथ भी बैठा था, मैंने उनको भी ये बात बोली, ठीक है। कल रक्षक सर मेरे को रक्षक सर नहीं मिले थे मेरे को कल, एक फाउंडेशन में सर थे वो भी मिले, मैंने उनको भी थैंक यू बोला कि आप लोगों ने बच्चों को इतना एटलीस्ट पढ़ाया कि हम लोगों को यहां से उठाने में उनको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। आई होप सो आपका बैच इसी एनर्जी को मेंटेन रखे और सारी चीजों को पढ़ता चला जाए बस, ठीक है। 2-3 दिन की क्लास और है बेटा, उसके बाद आपको मेरा रूप दिखना स्टार्ट होगा। अभी तो मैं बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं चमकाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 2 क्लास के बाद आप देखना कि मेरा क्या रूप है, ठीक है। अभी तो बस सिलेबस चल रहा है, फिर मैं दिखाऊंगा कंपटीशन कैसा है, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री मैंने क्या कहा था, सपोर्टिव, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। 2 प्रकार की हमारे पास यूनिट्स होती हैं, एक है हमारे पास एंगल और दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टेक एंगल इनटू आवर कंसीडरेशन, ठीक है। लेट्स टेक एंगल इनटू आवर कंसीडरेशन। एंगल होता क्या है, ठीक है। सारे बच्चे आप जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट हम लोग लेंगे एंगल। देखो यार, जो एंगल सबसे पहले आया था ना, वो सर्कल से निकल कर ही आया था, ठीक है। आप सभी लोगों को अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। अगर आप बेटा प्लीज होल्ड योर चैट, मानिए मेरी बात। कई बच्चों ने पूछा था थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस कहां से आया। ऑल्दो अगर आपको पता नहीं है सेक्टर एंड ऑल ये सारी चीजें, लेट इट बी, आप उसको याद भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए, आप सभी लोगों ने, कई बच्चों का डाउट था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको बिल्कुल बेस से लेके चलते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बेस याद नहीं करना, आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, वही काम का आएगा, ठीक है। आइए देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं एक सर्कल की बात करता हूं, एंगल का सबसे पहला डेफिनेशन ही हम लोग कहां से लेके आए, सर्कल से लेके आए। तो ये आपका रेडियस है। इस रेडियस को अगर मैं रोटेट करूं, यहां तक अगर मैं लेके आऊंगा, तभी हम लोगों ने कहा कि यार इस रोटेशन के साथ ये इन दोनों के बीच को जो हम लोगों ने कहा, दिस इज अवर एंगल। एक रेडियस को जब आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो इन दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को आप क्या कहते हैं, अपना एंगल। दिस इज योर एंगल, ठीक है। यही आपका एंगल है जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब बात आई, जब हमारे लिए एंगल की यूनिट की बात करी गई, तो ध्यान सुनना, एंगल की यूनिट होती है रेडियंस। एंगल यूनिट इज रेडियंस। कई बच्चों को शायद लगता होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, वो 10वीं क्लास के बच्चों को आसान करने के लिए उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन एंगल की पूरी दुनिया रेडियंस में ही बात करती है, ठीक है। तो एंगल की यूनिट क्या होती है हमारे पास, रेडियंस। अब सर 1 रेडियन होता कितना है, व्हाट इज 1 रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियंस। आप मेरे को बता सकते हैं मेरे एंटरप्रेन्टर, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते क्या थे, इसका एक नाम होता है, इस पूरे रीजन का एक नाम होता है, इसको हम कहते क्या है। लेट्स सी, देखा जाए बबुआ सर कितना पढ़ा है, हाँ, इसका नाम क्या होता, हाँ बताइए, हाँ हाँ बोलिए ना मर्दवा, कितना होता, क्या होता है इसका नाम, इसको, इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं। अरे रे 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 भाई साहब, बबुआ सर ओपी सेक्टर कहते थे। अरे वाह यार, इसको कहते हैं सेक्टर। वेरी गुड। ये माइनर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया। अरे बाप रे बाप, वाह 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 वाह, ये हो गया हमारे पास सेक्टर, ठीक है। अगर मैं इस सेक्टर को अलग से निकालूं, ठीक है, अगर मैं इस सेक्टर को निकालूं, तो ये आपका है रेडियस, ठीक है, ये है आपका एंगल, एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ये आर्क होता है, अगर मैं इसका लेंथ नापूंगा तो बेटा इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। ये जो अगर आप लेंथ को नापेंगे, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। वेरी गुड, ठीक है। तो
वन रेडियन को डिफाइन कैसे किया, व्हाट इज वन रेडियन? तो इसकी डेफिनेशन जरा सुनना। व्हेन द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, व्हेन द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, देन एंगल एट द सेंटर, देन एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल is called 1 radians, is called 1 radians। ये डेफिनेशन दी गई। अब ये मैंने नहीं दी है भाई, मेरे पे मत चढ़ना, अरे बताओ कैसे दे दी? ना ना ना, ये साइंटिस्टों ने ही दी कि भाई अगर ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगा तब इसके सेंटर पर कितना एंगल होगा, 1 रेडियंस। ये बाय डेफिनेशन है, ये बाय डेफिनेशन है। क्लियर? वेरी गुड। इसी के बाद मैंने आपसे एक बात करी, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वी नो, अगर आप नोटिस करें, सारे बच्चे मेरे को बताना, एक सर्कल के सेंटर पर डिग्रीज में कितना एंगल होता है, जरा देखा जाए बबुआ सर ओपी। एक सर्कल की अगर मैं बात करूं तो एंगल एट द सेंटर कितना होता है? एंगल एट सेंटर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे एंटरप्रेन्योर कितना होता है, ये तो सबको पता होगा, हाँ इतना तो सबको पता होगा। डिग्रीज में बताइए, 360 डिग्रीज होता है। हाँ इतना पता था। अब दिमाग लगा लो यार, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगा लियो। समझना, हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ अगर आपका आर्क लेंथ का लेंथ आर है, एंगल एट सेंटर इज पाई, एंगल एट सेंटर हमारे पास कितना है, 1 रेडियंस। यही तो है। हमें तो ये बात पता है कि भाई सरकमफ्रेंस कितना होता है मेरे एंटरप्रेन्योर, 2 पाई आर। बिल्कुल बेसिक से ले जा रहा हूं भाई, अब इसमें मौत आए तो अलग बात है। तो अगर आर्क लेंथ की वैल्यू आर है, ध्यान सुनना, आर्क लेंथ की वैल्यू अगर आपकी आर है तो एंगल कितना था, 1 रेडियन। लेकिन ये वाला लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ ऑफ 2 पाई आर लेंथ, अगर मेरा पूरा सर्कल ही है, एंगल एट सेंटर कितना होगा, 2 पाई रेडियंस। भाई आपने 2 पाई से यहां मल्टीप्लाई करा तो 2 पाई यहां मल्टीप्लाई करा रहे मेरे एंटरप्रेन्योर, हो तो गया, काहे कल लोड ले रहे थे। तो यही तो आपका 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस आपका आता है। 1 डिग्री या फिर आप बात करें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, कुछ भी याद कर लीजिए आपका हो जाएगा। बस लास्ट क्लास में यही बता रहा था। अगर आप यहां से देखें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। कहीं क्वेश्चन में दिख जाए तो बेटा टिक मार देना, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज। दिल बनाओ मेरे एंटरप्रेन्योर, जो यहां तक समझ पाया, जो यहां तक समझ पाया, हो तो गया। यही कल हम लोग बात कर रहे थे। अब ये कन्वर्जन्स में हमें काम आएगा। अभी कल होमवर्क दिया था तो ये इसको मैं आपको मदद करूंगा कन्वर्जन्स में। क्लियर? सीधी बात, लिख लीजिए भैया जिनको दिक्कत हो, ठीक है, लिख लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब किस किस को ये डाउट था कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस कैसे आया? कईयों को ये डाउट आता है कि सर हाउ थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस।
अब देखो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, लेकिन किस किस को ये डाउट भी आ रहा था कि सर आपने थीटा को लिखा आर्क लेंथ बाय रेडियस, सर ये कैसे आ गया आपको। हाँ देखो जबरदस्ती का डाउट बना के बैठे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय, ये यूनिटरी मेथड से ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। अगर आप देखें फॉर 2 पाई रेडियंस, एक मिनट रुक जाओ चेक कर लेते हैं ना। फॉर 2 पाई रेडियंस हमारे पास आर्क लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, सोच के बताओ। आर्क लेंथ विल बी कितना होगा, अब आप मेरे को बताइए। पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको डाउट आ रहा है, उनको लग रहा है राजवंश सर एक पैसा चुरा के भाग गए थे कल, तो अब भी रिटर्न कर देते हैं। कितना होगा भाई? अगर मैं 2 पाई रेडियंस की बात कर रहा हूं, 2 पाई रेडियंस मींस पूरा 360 डिग्री की बात करें, तो आर्क लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर होगा। वेरी गुड। अगर मैं फॉर 1 रेडियन की बात करूं, फॉर 1 रेडियंस की अगर आप बात करें, आर्क लेंथ विल बी आपके लिए क्या होगा? यहां पे 2 पाई से डिवाइड करेंगे, आर हो जाएगा। यही डेफिनेशन भी थी, है ना। फॉर थीटा रेडियंस, फॉर थीटा रेडियंस अगर मैं बात करूं, आर्क लेंथ आपका कितना होगा? यूनिटरी मेथड मेरे इंटरप्रेटर, आर इंटू थीटा। अरे चच्चा तो गया, यहीं से अगर आप देखें तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस है तो रे, कैसी बात करता है। लेकिन चलिए बेसिक से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, कोई ये ना बोले कि भैया बेसिक से नहीं हुआ। आ तो गया भाई। देखो 2 पाई रेडियंस में कितना लेंथ था? 2 पाई आर। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, कुछ बच्चे रटेंगे इसको। इट विल नॉट बी आस्क्ड, पहली बता रहा हूं, ये चीज पूछी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर ये है, क्यूरियोसिटी है कि सर ये आई कैसे, यूनिटरी मेथड, देखो रिपीट आ गया बेटा, पीट देंगे तुम्हें। 2 पाई रेडियंस पूरे एक सर्कल की अगर आप बात करोगे, यहां से यहां अगर आप आ रहे हो तो 2 पाई रेडियंस एंगल होता है। सर 360 डिग्री हम याद कर रहे थे, तो उसी को 2 पाई कहते हैं चच्चा। तो 2 पाई रेडियंस में कितना आर्क लेंथ आया? 2 पाई आर। पर यूनिट रेडियंस में कितना आया? 2 पाई से डिवाइड कर लिया, आर। थीटा एंगल, अगर मैं किसी एंगल थीटा की बात करूं तो यहां कितना आर्क लेंथ होगा? आर इंटू थीटा। तो ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर को इधर ले जाओ चच्चा, तो वही तो आ गया। इसमें क्या रिपीट करना है रे, आ तो गया। ये आर को इधर ले जाना भाई। साइंटिस्ट आ गए लग रहा है हमारे पास। हाँ समझ आ जाना चाहिए, नहीं तो दोबारा देखना पड़ेगा आपको। किसी को अगर रिपीट चाहिए तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताता हूं। 3-4 बार वीडियो को इधर क्लिक करिए, खट 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 खट। अचानक से आपको एक स्मार्ट सा बंदा यहां से लिखते हुए दोबारा उतनी ही इंटेंट के साथ, उतनी ही शिद्दत और उतने ही प्यार के साथ आपको यही पढ़ाता हुआ दिखेगा। क्लियर? हाँ अरे बोलिए भाई। हम बिल्कुल, तुम 10 बार पूछो, देखो भाई हर टीचर बोलता है बेटा तुम 10 बार भी पूछोगे तो मैं सेम जवाब, मतलब अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो मैं भी वैसे ही समझाऊंगा, बट हमारा तरीका थोड़ा कैजुअल है। आपको पीछे जाइए वीडियो में, बिल्कुल वही सर मिलेंगे, वही इंटेंट, वही मोहब्बत, वही प्यार, वही जोश, वही कंसेप्ट, अच्छे से लिखेंगे दोबारा। ठीक है? ठीक है, अब आ जाओ तो लास्ट क्लास में। ठीक है, देखो भाई बाकी सारे बोलते हैं हम 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे, 100 बार, लेकिन बताते नहीं। लेकिन हम जरूर बताते हैं, बस आपको वापस जाना पड़ेगा। यस। अब ये आपका होमवर्क था, तो चलिए होमवर्क को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब मैंने दिया कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल टू रेडियंस। हमारे आगे वाले सिलेबस में हमें डिग्रीज में काम नहीं करना, रेडियंस में काम करना है, पहली मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब
30 डिग्री आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 180, 270। अब इसको हमें क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट। कैसे याद करते हो, सीधे याद कर लो भाई। देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है ना। और 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 180। इतना आसान था, पता नहीं पगला बच्चा करा को नहीं। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं कितने मेरे अंटरपंटर्स का ये जवाब सही मैच होता है। ठीक है, तो भाई देखो ये 30 डिग्रीज था, तो मैं इसको कहता 30 इंटू पाई बाय 180, क्योंकि 1 डिग्री कितना होता है, इतना। तो अगर आप जैसी करोगे तो पाई बाय 6 रेडियंस हमारे पास होता है। खत्म। सारे बताना किसके सारे सही हुए। 45 डिग्री को कैसे करेंगे सर, तो मैंने कहा भैया 45 इंटू पाई बाय 180 कर दो, रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास पाई बाय 4 रेडियंस हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया, खत्म। 40 डिग्री बोलो या पाई बाय 4 बोलो, बात एक ही है। 60 डिग्री को कैसे करें, तो भाई 60 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना, पाई बाय 180 रेडियंस। तो ये 3 टाइम्स जाएगा तो पाई बाय 3 रेडियंस हो तो गया यार। घबराया मत करो बेटा, ठीक है, कलम चलाया करो। 90 डिग्री की बात करोगे तो 90 इंटू पाई बाय 180, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, पाई बाय 2 रेडियंस, खत्म। ठीक है, 120 डिग्री की बात करोगे बेटा तो 120 इंटू पाई बाय 180 आप करोगे तो ये हमारे पास 2 बाय 3, 2 पाई बाय 3, 60 से कट करोगे तो 60 टाइम्स 2 एंड 3। ठीक है, तो 60 से कट करें तो 2 पाई बाय 3 रेडियंस हो गया। ठीक है सर, 180 डिग्री को कैसे करेंगे, अरे 180 डिग्री इंटू पाई बाय 180 अगर आप कर दो तो हो गया हमारे पास पाई रेडियंस, ये तो हमें पता ही है। और 270 डिग्री की अगर आप बात करोगे तो 270 इंटू पाई बाय 180, 90 से काटिए तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई बाय 2। किस किस के ये सारे सही हो गए थे, एक बार दिल बना दीजिए, ईमानदारी से बनाना बेटा। देखो भाई अगर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। किसके 7 आउट ऑफ 7 थे, किसके 7 आउट ऑफ 7। पता है क्या होता है, अभी आप ना अपने नोट्स अपने दोस्तों को दिखाओगे, बच्चे कहेंगे है ये क्या सिखा रहे हैं, तो बहुत बेसिक है। मैं कहता हूं जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, बेसिक मैथमेटिक्स तक चलने देना, फिर नोट्स दिखाना और फिर बताना बेटा अब बोल। बेस से स्टार्ट करेंगे और सीधे हाई लेवल तक चलेंगे, देखना आप चलोगे मेरे साथ। ये मेरा स्टाइल है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम कंसेप्ट को करते चलेंगे। मैंने अपने करियर में बच्चों को ये चीजों की गलती करते हुए देखा है, और मैं आपको अभी जितने बच्चे आगे चलेंगे मेरे साथ, मैं आपके सामने दिखवाऊंगा ये गलती होते हुए, तब आपको समझ आएगा कि आज मैं इस पे क्यों टाइम दे रहा था। ठीक है, आपके सामने आपके कलीग्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई। अब देखो, ठीक है, फुल आया, वेरी गुड। अब कई बच्चों को शायद ये बात पता होगा, इसको क्या कहते हैं। अरे चैटवा कहां गए अलबार है भाई, चैट रुक गई, कहां है चैट, रुक गई, जरा देखना। हम्म हम्म हाँ, ये प्रोटेक्टर है, यस वेरी गुड। डी कहते हैं कुछ बच्चे कहते हैं प्रोटेक्टर। अब बात यह है ना कि हमारे लिए जरा ध्यान से समझना, आप सभी लोगों को पता है कि यहां से लेके यहां तक दिस इज योर 1 डिग्री, आपने कई बार नापा है। ठीक है, अगर हम लोग इसके भी क्लास, इसके अंदर भी अगर मैं देखूं, यहां पर हमारे पास मैग्नीफायर है। ठीक है, हाँ देखिए जूम करके दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका अगर आप देखें, ये 0 डिग्री से लेके यहां तक अगर आप देखें तो 1 डिग्री आ रहा है।
प्रोटेक्टर है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। दिस इज योर 1 डिग्री। अब समझना हमारे पास डिग्रीज के भी छोटे यूनिट हो, जैसे मीटर के लिए मीटर के भी छोटे यूनिट्स हैं, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है ना, हमारे पास डेसीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिको, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स भी हैं। तो डिग्री से छोटा भी कुछ होता है क्या? यस होता है, डिग्री से छोटा भी हमारे पास होता है। तो ये 1 डिग्री के, ध्यान से सुनना, अगर आप इस 1 डिग्री के 60 डिविजन्स करो, समझ रहे मैंने क्या बोला? 1 डिग्री के 60 डिवीजन अगर आप करो, समझना, ये आपका, अगर मान लीजिए इफ आई एम सेइंग दिस इज योर 1 डिग्री, ठीक है, दिस इज योर 1 डिग्री, अगर मैं इसके बेटा 60 डिविजन्स कर दूं, 60 डिविजन्स कर दूं, ईच डिवीजन इज कॉल्ड मिनट, डिवीजन इज कॉल्ड मिनट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मिनट। दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अब इसमें बहुत एक सुंदर बात बताऊंगा, पहले इसको ध्यान दीजिए। मतलब वी हैव स्मॉलर यूनिट्स, वी हैव स्मॉलर यूनिट्स, वी हैव स्मॉलर यूनिट्स देन डिग्रीज, वी हैव स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिग्री। डिग्री से छोटी यूनिट्स भी हैं हमारे पास, शायद कईयों को नहीं पता होगा। अगर आपका 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री के अंदर अगर आपने 60 इक्वल डिवीजन कर दिए, ईच डिवीजन इज कॉल्ड मिनट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनट। और अब जरा देखना, अगर मान लीजिए कि मेरे पास 1 मिनट है, देखो कितना छोटा हो जाएगा। अगर ये एंगल मेरे पास 1 मिनट है, इसके मैंने 60 अगेन डिविजन्स कर दिए, 60 डिविजन्स अगेन, ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेकेंड, ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेकेंड। तो याद रखना 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये ऐसा रिप्रेजेंट होता है। अगर आपको कहीं पर एक बार दिखे तो मिनट है, 2 बार, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड्स। सारे बच्चे एक बार थम्स अप करें जिनको ये बात समझ आ गई। समझने की कुछ है ही नहीं वैसे, जिनको ये याद हो गई, ठीक है। सर ये क्या है? अरे भाई, मीटर से छोटी यूनिट होंगी, मिलीमीटर तू नापता है ना, तो अगर मान ले किसी को बहुत छोटा एंगल नापना है तो यार छोटी यूनिट्स और होनी चाहिए हमारे पास। तो डिग्री से भी छोटी यूनिट्स होती हैं। अगर आप 1 डिग्री का 60 हिस्से कर दो तो 1 डिवीजन होता है मिनट, और अगर 1 मिनट के फिर से 60 डिवीजन कर दो, कितना छोटा एंगल हो गया? दैट इज कॉल्ड सेकेंड। रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। वेरी गुड सर, ये लिखना है, बिल्कुल ये वाला पार्ट आपको लिखना है बेटा, राइट इट डाउन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, गहरा सवाल है, ऑल्दो ये मुझे टच नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है सोचने के लिए आपको ये मजबूर करेगा, ठीक है। लिखते रहिए। अब मैं बात करता हूं, यार यूनिट का मेन काम क्या था? यूनिट का मेन काम था 2 फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट आउट करना। अगर मेरे को लेंथ नापना है तो मैं मीटर रखूंगा, अगर मेरे को एरिया नापना है तो मैं मीटर स्क्वायर करूंगा। मेरे को पता लगना चाहिए कि यार ये अलग अलग चीजें थी। सेकंड और मिनट तो टाइम की भी यूनिट है, सोच के बताइए। अगर मैंने कहीं पर लिख दिया यार 1 मिनट, सपोज मैंने लिख दिया 1 मिनट, तो अब तो यार लोगों को कंफ्यूजन होने लगेगी, लोगों को ये तो कंफ्यूजन होने लगेगी कि यार ये मिनट टाइम वाला है या एंगल वाला, हां या ना। आप सोचो, प्रॉब्लम आप समझ पा रहे हो? हां या ना? वेरी गुड। ये तो डाउट वाला हो गया सर, 2 फिजिकल क्वांटिटीज की सेम यूनिट, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप टाइम नाप रहे हो या एंगल नाप रहे हो? एक्चुअली में इसका जवाब मैं बताता हूं, ये एंशियंट टाइम्स में जाता है। किस किसने सन डायल के बारे में सुना है?
पहले के समय ना घड़ियां नहीं होती थी बेटा, सूरज की रोशनी, सन डायल ऐसे होता था, ठीक है, आपके पास एक ऐसा डिवाइस होता था, ठीक है, सन डायल, ध्यान से सुनना, ये लिखने की नो नीड टू राइट, ये समझाने की बात कर रहा हूं बस, नो नीड टू राइट, लिखने की जरूरत नहीं है। सन डायल, पुराने समय में लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी, वो सूरज के ही दिन से अपना सारा काम करते थे, तो वो परछाई नापते थे, सूरज के उसमें ओरिएंटेशन में रखते थे। अगर आप जंतर मंतर जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा भी वहां पर एक डिवाइस, ठीक है, तो अगर आप रखोगे तो वहां पे सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो कौन सा दिन कौन सा महीना सारा कुछ सूरज की रोशनी से चलता था। तो सन डायल नाम की चीज होती है। रात के लिए मून की रोशनी भी यूज करी जाती थी, फिर वहीं से अमावस्या एंड ऑल सारी साइंस उनकी अलग साइंस हो गई। एक्चुअली में पहले अगर आप बहुत पुराना जाओ ना, तो टाइम और इस सर्कल पे परछाई का रोटेशन एंगल वर रिलेटेड, समझना। अगर आप बहुत पहले चले जाओगे पुराने समय में, तो उस समय जो समय था वो परछाई के, एक परछाई कितना एंगल घूमी उसके हिसाब से ही नापा जा रहा था। इसीलिए मिनट्स और सेकंड कहीं ना कहीं टाइम और एंगल की जो यूनिट्स हैं कहीं ना कहीं आपको रिलेटेड मिलेंगी, ठीक है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा यार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, अब ये मिनट टाइम वाला है या सेकंड वाला है, बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, इसीलिए उन्होंने इसका सेकंड कर दिया है और एंगल का अब हमारे पास जो यूनिट है दैट इज रेडियंस। क्या आपको अब समझ आया? रेडियंस क्यों रखा सर? हमें तो स्कूल में 360 डिग्री पढ़ाया गया था, 90 डिग्री पढ़ाया गया था। एक्चुअली में ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए सेपरेटली पूरी दुनिया ने बोला कि भाई एंगल को ना नापने के लिए डिग्रीज और मिनट्स और उसमें हम लोग स्टैंडर्ड नहीं करते, हम लोग रेडियंस की बात करते, और टाइम के लिए हम लोग अपना सेकंड रखते हैं, जिससे अलग अलग समझ आने लगे। क्या पूरी दुनिया इस चीज को डिस्कार्ड कर पाई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी आपको कहीं ना कहीं मिनट्स एंड सेकंड एंगल में आपको दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है कि क्या सर ये हमारे काम की चीज है? बिल्कुल काम की चीज है। हम लोग आज भी ये यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। लेकिन यस, एंगल के लिए मेजॉरिटी स्टैंडर्ड यूनिट रेडियंस रहेगी। क्लियर है क्या? अरे भाई इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इतना ये समझो, जिनको ये डाउट आए कि सर एंगल की यूनिट आप कह रहे हो डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड, मिनट्स और सेकंड तो सर टाइम की भी है, तो ये तो कंफ्यूज करेंगे। नहीं भाई, एंगल की यूनिट अब रेडियंस हो गई हमारे लिए। कभी भी कोई बंदा डिग्रीज डिग्रीज में बात करे तो रेडियंस में कन्वर्ट करके ही बात करो, और टाइम की यूनिट सेकंड होगी। सीधी सी बात, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, और नहीं समझ आए छोड़ दो, कोई नहीं। हमें बस ये बात पता है, 1 डिग्री के 60 बराबर हिस्से करोगे तो मिनट बनेगा, 1 मिनट के 60 बराबर हिस्से करोगे तो सेकंड बनेगा, बस इतनी सी बात। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड, बस इतनी सी बात आप सभी लोगों को यहां पर याद रखनी थी। क्लियर? यस। आइए अब बात आती है सॉलिड एंगल की। मैं अभी बता रहा हूं, डिस्क्लेमर है भैया, ठीक है, विल बी यूज्ड इन क्लास 12th, विल बी यूज्ड इन क्लास 12th। 12वीं क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रचंड रूप। अभी नहीं भी आता, भूल भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन स्टडी, वी विल अगेन स्टडी इन क्लास 12th। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भी समझ आया बेस्ट है, थोड़ा भी समझ आया ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्या आप मेरे से इस बात पे सहमत हैं? मेरे एंटरप्रेन्योर दिल बनाइए, फिर हम आगे बात करेंगे। पता लगे भाई साहब स्ट्रॉ लगा के खून चूसा हमारा। यस, लिखना है सर इसको, बिल्कुल राइट इट डाउन, बिल्कुल लिखना है भैया, हम तो यही मर जाएंगे। राइट इट डाउन। सर ये डायग्राम बना सकते हैं? भाई देख, नमक स्वाद अनुसार और डाउट औकात अनुसार। तू बना पाएगा इसको? है बना पाएगा? बना ले तू, चल बना ले, कुछ मत लिख, तू बना के दिखा दे इसको।
फालतू की बकवास नहीं करनी, ये समझाने के लिए है, ठीक है। समझने पर फोकस कर, छपोड़ा मत बन, ठीक है। यस, आ जा, क्लियर। अब सॉलिड एंगल क्या होता है यार? सॉलिड से नाम पता लग रहा हो कुछ 3D से रिलेटेड है ना? 3 डायमेंशनल एंगल, दिस इज योर 3D एंगल बेटा। अब कई बच्चे कहेंगे 3D एंगल, 3D एंगल क्या होता? अरे साप्टी खाए है ना बचपन में, खूब साप्टी खाए होंगे। रुकिए अभी कहीं से पेपर मिल जा, नहीं तो भूजा लोग खाए होंगे। हाँ, साप्टी खाए होंगे, भूजा खाए होंगे। स्कूल के बाहर ऐसे में मिलता था, आप कोशिश करते थे कि पापा पैसा दे दें, लेकिन पापा कहाँ मानने वाले, है ना। भूजा खाए होंगे, साप्टी खाए होंगे। ये जो कोन है ना बेटा, जिसके लिए पापा को आपने बहुत तंग किया है, इसीलिए कहता हूं कर्मा घूम कर वापस आपकी जिंदगी में आ गया। ये कोन देखो, हाँ खूब भूजा खाए है ना। अब देखिए जरा, हाँ कोन, यार कोन के अगर आप अंदर की बात करोगे ना, तो इसके अंदर एक 3 डायमेंशनल एंगल है। सर वाई ओनली 60 डिवीजन? बेटा 1 घंटे में 60 मिनट होते थे, पहले में भी आज में भी, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये उसी कहानी से ही 60 डिवीजन कर रहे हैं। मैंने कहा सन डायल से रिलेटेड है, तेरे को नहीं समझ आएगा, ठीक है, तू अभी बस याद कर ले। नमकीन तो खूब खाए होंगे, तो कॉर्नेटो भी खाए होंगे। तो इस कोन के अंदर एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है, ठीक है। इस कोन के अंदर एक अरे पेन कहां गया, हाँ 3 डायमेंशनल एंगल है, इसी को हम कहते हैं। उस कोन के अंदर एक 3D एंगल है। अगर आप देखें, ऐसा बनाने की कोशिश करना, अगर ये कोन है हमारे पास, इस स्फीयर में से ही निकालोगे कोन, ठीक है। तो इसके अंदर का जो ये 3 डायमेंशनल एंगल है, दिस 3 डायमेंशनल, ये एक प्लेन में नहीं है, ये तीनों डायमेंशन में है। 3 डायमेंशनल एंगल, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओमेगा से। क्लियर? पहले इतना बनाओ। क्लियर? आइसक्रीम का कोन भी, अरे कोई सा भी कोन, इस कोन के अंदर अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल कोने में, एपेक्स इसको कहते हैं, एपेक्स, इसके कोने में एक 3 डायमेंशनल एंगल है। उस 3 डायमेंशनल एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्लियर? उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। हाँ ओम आ गया बेटा। काश ये ऑफलाइन होता बेटा, आज तेरे को यही, जैसे हम यहां से गंजा है ना बेटा, पूरा कर देते हम तुम्हें। अब ये हर साल क्यों डाउट आ जाता है, सर ये तो ओम है? यार ये तो एक मतलब ग्रीक सिंबल है ना, गीक सिंबल या ग्रीक सिंबल जो भी कहते थे, तो ठीक है ना, है तो है। तेरे को ये, अगर तेरे को मान ले, मैंने कहा लेंथ ऑफ द रॉड इज ए मीटर्स, लेंथ ऑफ रॉड आगे चल के मैंने कह दिया ए है या एक्स है। अब तू क्वेश्चन ही नहीं करेगा, तू कहेगा सर एक्स तो इंग्लिश का लेटर होता है, अल्फाबेट का लेटर होता है, लेंथ कैसे हो सकता है? मैं तो क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। बेटा दुनिया कुचल के आगे निकल जाएगी तेरे को, गधे। उनके पास सिंबल की कमी पड़ गई, तो ये हमारे पास, हाँ उन्होंने सॉलिड एंगल को भी ओमेगा से दिखाते। तुम्हें ओम बोलना बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फालतू लेवल पे डाउट मत बना जबरदस्ती के। अब इस ओमेगा को, सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया गया? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है बस। पहला कि हमारे पास ये 3D एंगल है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला पॉइंट, दिस इज अ 3D एंगल। कोन के इस वाले एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है, दिस एरिया, इसको मैं लिख रहा हूं ए से। सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया गया है? दिस सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज ए डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये जो भी आपका ए है डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर।
इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते। ठीक है, क्लियर। प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया है, आर्क लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय रेडियस। और सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया है, इसका जो भी एरिया आएगा, ये ग्रीन वाला जो भी एरिया है, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। दिस इज हाउ सॉलिड एंगल इज डिफाइंड। क्लियर, लिखिए। क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, इतनी गहराइयों की बात मत कर, जो समझना है कि कैसे मेजर करूंगा। ठीक है, साइंटिस्टों पे थोड़ा विश्वास कर ले, कुछ बता रहे होंगे तो कुछ सोच के ही बता रहे होंगे, है ना। उन्होंने ये थोड़ा ना सोचा कि 2025 में एक बच्चा आएगा, उसका करियर खराब करना है मेरे को, एक ऐसा टॉपिक बना दे भाई जल्दी से मजा आ जाए, उसका करियर खराब कर देंगे हम। ये थोड़ा ना सोच के बनाया होगा, कुछ काम आ रहा होगा, कहीं यूज हो रहा होगा, किसी तरीके से नापा जा रहा होगा। अब तू सोचे हुए हुए सॉलिड एंगल कैसे निकालते सर, ये बताओ पहले, भाड़ में जाए दुनिया। अबे रुक जा, दिमाग को थोड़ा ग्रो होने दे। लिखवाया है 12वीं क्लास में, प्रचंड रूप में आएगा, अभी सारी खुजली मिटा लेगा, है। हाँ बोल रहा हूं, अभी के लिए मान ले। यस, क्लियर। यस, तो अब इसकी जो यूनिट होती है, वहां रेडियंस होती है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल जो आपकी होती है बेटा, दैट इज टी रेडियंस। क्या कहते हैं हम इसको, टी रेडियंस। इसको क्या कहते हैं, टी रेडियंस। इसको भी लिख लीजिए। क्लियर। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कितनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, दो। कौन कौन सी, एक प्लेन और एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, टी रेडियंस। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, दिस एरिया ए डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, दैट्स इट। और बहुत ज्यादा पूछेगा तो अगली स्लाइड। क्लियर, वहां रेडियंस इसकी यूनिट होती है टी रेडियंस। क्लियर, वेरी गुड। अब स्फीयर का सॉलिड एंगल, वैसे करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको, अभी तुम्हारे जब आएगा तब मैं बताऊंगा। ज्यादा हाई लेवल अभी हो जाए, खुश हो जाए बच्चे। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, बस बस बस, ज्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है भाई, देख ले, मुझे लग रहा है ज्यादा एडवांस घुस गया अभी से बच्चों। एक कोन के अंदर जो एंगल होता है उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल है। कैसे निकालते हैं, ऊपर का एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, इसकी यूनिट टी रेडियंस। बस इतनी सी बात याद करने में दिक्कत क्या हो रही है, तू पूरी एसएसटी याद करके आया भाई, यहां पर पूरी एसएसटी। वहां तो नहीं सोच रहा था क्यों हो रहा है ऐसे, माना था ना तूने कि हाँ होता होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की चीज हुई होगी, है ना। वैसे अभी के लिए मान ले। ठीक है, यस। अब आइए, अब देखो ये टर्म्स आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पारसेक। ठीक है, तो होती क्या है, तो कईयों को लगता है ना ईयर से। ठीक है, ये टर्म्स आपको स्कूल में भी मिलेंगे, व्हाट इज लाइट ईयर। तो बच्चा तो वैसे तो रट्टू तो था, पढ़ा तो है नहीं, अब दिमाग लगाता है। ईयर समय होता होगा, समय होता होगा, लाइट क्यों लिखी। लाइट जब एक साल की हो जाए तो उसको लाइट ईयर कहते हैं। अबे क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ आइए भाई, तो लाइट ईयर नाम से बेटा ये दिमाग, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर। उसको कहते हैं लाइट ईयर। ये एक डिस्टेंस है भाई। सर ऐसा क्यों बना रहे हैं भाई, देखो जब तू कॉपी पेपर पर वो लाइन खींचता है तो तू सेंटीमीटर मिलीमीटर इसी रेंज में खींचेगा। बड़ा पेपर बनाएगा तो 1 मीटर की खींच लेगा। धरती के इधर इस कोने से उस कोने जाना है तो किलोमीटर की बात करेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास यहां से तुम किसी स्टार्स की बात करो, गैलेक्सीज की बात करो,
तो यार ये डिस्टेंस तुम मीटर किलोमीटर में नहीं नाप पाओगे, बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं ये, तो हमें कोई बड़ी यूनिट भी चाहिए थी। तो हम लोगों ने बड़ी यूनिट्स बनाई है, दीज आर दी बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ। हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते, तो समझ लो होता क्या है। लाइट ईयर, लाइट जब 1 साल तक चले, 1 साल तक अगर ये चलती चली जाए तो जितना भी डिस्टेंस चला उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। क्लियर सारे बच्चे? सर ये नोट करना है, यस, राइट इट डाउन। ये आपको स्कूल में स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे। अब जरा देखो, हमें ये बात पता है, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल्स कितना होता है बेटा? ठीक है, LIGHT, लाइट ट्रेवल्स कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर्स। 3 × 10⁸ मीटर्स लाइट चलती है। भाई 1 सेकेंड में इतना चली गई, 1 साल में कितना जाएगी? तो ध्यान सुनना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ईयर कितना होगा बेटा? तो 1 साल में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 3600 सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर्स, इतना चलती है लाइट एक पूरे साल में। इसको कहते हैं लाइट ईयर। तो ये वैल्यू आती है 9.5 × 10⁻, आई थिंक 11 या 15 मीटर्स। दिस इज 1 लाइट ईयर। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? अरे भाई लीप ईयर अलग चीज होती है। लीप ईयर होता है कि भाई हमारे जो अर्थ का सन के अराउंड घूमने के लिए होता है 365 डेज और 1/4 ऑफ अ डे। ठीक है, तो वो 1414 जोड़ के एक दिन और जोड़ दिया जाता है हर चौथे साल पर, उसको लीप ईयर कहते हैं। ले भाई देख, यहां पर देख, सन से रोशनी निकली, तो यहां से जब जा रही है जा रही है जा रही है, तुम यहां पर मान लो t = 0 है, आज की बात है। यहां से जाते जाते लाइट को जाने दो, वो कितनी स्पीड से जाएगी? 3 × 10⁸ की स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट यहां से निकली, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। अगले साल इसी समय पर जब तुम देखोगे लाइट कहीं ना कहीं यहां तक पहुंची होगी। तो ये जो डिस्टेंस चला है, ठीक है, एक पूरे साल में, पूरा साल चलने दो लाइट को, तो पूरे साल में जितना लाइट आगे गई है, दिस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। क्या अब समझ आए? दिल बनाइए, हाँ या ना? लाइट यहां से निकली और 1 साल तक चलती ही जा रही है, तो जितना डिस्टेंस ये पूरे 1 साल में चली उसको कहते हैं लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 कंप्लीट ईयर, इन 1 ईयर, पूरे 1 साल में कितना चली उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। अब समझ आया? कितनी सिंपल सी बात है यार, कितनी सिंपल सी बात है। लाइट हर सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर्स चल रही है। अगर मैं इसको 1 साल तक चलने दूंगा तो जितना लाइट ने 1 साल में चला है उसी को लाइट ईयर कहते हैं। तो यही वाली बात आई बेटा। इसमें रिपीट क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर और थोड़ा सा घिस्सू बनने की कोशिश कर। 1 सेकंड में लाइट इतना चल रही है, तो पूरे 1 साल में कितना चलेगी भाई? 365 डेज है, 24 आवर्स हो गए और हर घंटे में 3600 सेकंड। तो इनटू दिस करा तो आपका लाइट ईयर आ गया। इतनी सी बेसिक सी बात। लव यू बेटा। एक और यूनिट आप सुनोगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बच्चों को बहुत इरिटेट करती है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is called एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं सब बताऊंगा, सबका समय आएगा बेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। ये आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। देखिए इस डायग्राम, ये डायग्राम मैं इसलिए लेके आया हूं आप समझ पाए। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट को अगर आप 1 साल तक चलने देंगे तो
तो जितना डिस्टेंस चला ये पूरा डिस्टेंस आपका होता है लाइट ईयर। सर वो तो चेंज होता रहता है, बिल्कुल, बहुत सही। देवप्रिया ने एक सवाल पूछा, दिस इज एवरेज। अब मैं वर्ड एवरेज जानबूझ के नहीं लिख रहा था, बच्चे खून पी जाएंगे। जो बच्चे समझ पाए लिख लीजिएगा इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट में, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बेटा वेरी करता है। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब कई बच्चे ने इस सवाल में कहेंगे सर एवरेज कैसे लिया, एवरेज क्यों लिया? वही बात है, इसीलिए मैंने वो टर्म हटा दिया था। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सर नापोगे कैसे? सबके तरीके हैं। आपकी क्लास में पैरालैक्स मेथड बताऊंगा, आप खुद निकाल के बताओगे, इतना है। क्लियर? हाँ, वाई एवरेज देखो आ गया ना, मैं इसीलिए नहीं लिख रहा था बेटा। हमारा खून पिलवा दोगे आज है भाई। देखो इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स की बात करोगे तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है। उसमें सन और अर्थ, ऐसा नहीं है कि सन सेंटर पे अर्थ, बिल्कुल बचपन वाला सोलर सिस्टम आपने पढ़ लिया है। स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता था, सन बीच में बनाते थे और अर्थ के लिए ऐसे बना देते थे, घूम रहा है अर्थ चक्कर में। सर ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेकिन आगे जब आप जाके देखोगे ना, सन और अर्थ ऐसा नहीं है, इलिप्स। अरे भैया हमसे काहे पाप करवा रहे हो यार, अभी खून पी जाएंगे। इलिप्स क्या होता है? सन यहां कहीं होता है और अर्थ ऐसे घूम रहा होता है, मतलब ये बीच में नहीं होता। कभी डिस्टेंस ज्यादा होता है, कभी डिस्टेंस कम होता है। तो एवरेज डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का एवरेज आ जाए, एवरेज डिस्टेंस को ही हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इतना क्यों सोचना, कौन पूछ रहा है? सीधी बात, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यस, क्लियर? हाँ, एक डिस्टेंस जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है उसी को आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। भैया हमको तो थोड़ा सा हार्ट अटैक आता है। अगला टॉपिक में आप तो खून पी जाओगे, पार्सेक क्या होता है। इसको तो भाई अलग से पहले समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी एनर्जी लगाते हैं। पार्सेक क्या है हमारे पास बेटा, ये स्कूल में पूछे जाते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज तो मैं पढ़ाता भी नहीं, काम भी नहीं आते। लेकिन अब तो पूछे भी जाते हैं। भाई देखो, सूरज और अर्थ के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है, जो आपने बचपन से सीख लिया है। इसलिए कह रहा हूं बचपन में हर चीज गलत पढ़ा दी जाती है, फिर हमें करेक्ट करना पड़ता है। हट। तो कभी दूर होता है, कभी पास आ जाता है, तो ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो एक एवरेज हम लोग लेते हैं। कैसे लेते हैं? आपको नहीं लोड लेना। क्यों लिया? आपको नहीं लेना। ये एक एवरेज डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच में एक एवरेज जो डिस्टेंस है उसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इतनी सी भाषा बस आपको समझनी, ठीक है? अब जरा देखना पारसेक। कईयों को लगता है सेक मींस हमारे पास टाइम, सेकंड की बात हो गई। सर ये तो टाइम है। नहीं भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, यहां आपका सन है और यहां आपका अर्थ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? अब आप लोग मेरे को बताओ, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को आप लोग क्या कहते हैं? ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है? सोच के बताइएगा। सोच के बताइएगा, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? क्या नाम होता है? हाँ बोलिए बोलिए। अरे मर्दवा अभी पढ़ा है। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, ठीक है? वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि खतरनाक है। मान लीजिए मैं सन और अर्थ के बीच में हूं, यहां सन है यहां अर्थ है, तो मैं सन से घुमाऊंगा शक्ल और इधर तक आऊंगा तो 180 डिग्री बनेगा, है ना? अब मैंने क्या करा, मैं यहां पर खड़ा हुआ, थोड़ा दूर खड़ा हुआ, तो मेरे को अर्थ भी दिखाई दे रहा है और सन भी दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अब अगला सवाल, मैं अगर यहां से सन और अर्थ, जैसे मान लीजिए सन ये है अर्थ ये है, तो मैं यहां से देखूंगा तो ये दोनों मेरे आंखों पर एंगल बनाएंगे, यस और नो। इतना सोच के बताइए, सोच के बताइए। अगर मैं सन यहां है अर्थ यहां है और यहां से खड़े होकर देखूंगा तो सन और अर्थ के बीच में एक एंगल मेरे को यहां से यहां एक एंगल दिखाई देगा, यस और नो? यस और नो?
यस बेटा, इसको याद करने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट याद नहीं हो पाएगा, नहीं तो रट्टा मारते मर जाओगे। यस, अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा था एंगल किसमें नापते हैं, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। सेकंड तो बहुत छोटा यूनिट होता है, 1 डिग्री के 60 हिस्से करोगे तो मिनट आएगा, और हर मिनट के 60 हिस्से करोगे तो सेकंड आएगा। बहुत छोटा यार। दिल बनाइए इस बात पर कि सर सेकंड तो बहुत छोटा हो गया यार, 1 सेकंड एंगल, तो ये तो बहुत छोटा एंगल है। हां, दिल बनाइए इस बात पर, 1 सेकंड एंगल तो बहुत छोटा एंगल हुआ। 1 डिग्री के पहले 60 हिस्से किए, फिर 1 मिनट के भी 60 हिस्से किए, तब जाके 1 सेकंड आया। दिल बनाइए, किसको ये बात समझ आ गई? 1 सेकंड एंगल इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। दिल बनाइए इस बात पर। यस, अब मेरे को बताना कि मेरे को यहां से मैं इतना दूर चला जाऊं, सच दैट, स्टेटमेंट सुनना, ये हमारी है, जरा नजरों से कह दो जी निशाना झूठ ना जाए। नजरों को बोलना पड़ेगा मित्रों कि आप सन और अर्थ से इतना दूर चले जाइए कि ये दोनों आपके आंखों पर कितना एंगल बना रहे हैं, 1 सेकंड का। समझे? निशाना चूकना नहीं चाहिए। आप यहां खड़े थे तो आपकी आंखों पर एंगल बना, आप और दूर गए तो और छोटा बना, और दूर गए तो और छोटा बना, और दूर गए तो और छोटा बना। आप इससे इतना दूर हो जाइए कि सन और अर्थ आपकी आंखों पर कितना एंगल बना रहे हैं, 1 सेकंड। यस, क्लियर? ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड पार्सेक। देखो कितनी गहरी बात अब मैं लिखने वाला हूं। स्कूल में तो आपको पता ही है, कंसेप्ट जाए बाहर में, स्टेटमेंट अगर आप सही से नहीं लिखा माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझना। इट इज, लिख लेना बेटा कॉपी पर, और सुबह तक चाट चूट के इसको बराबर कर देना। इट इज द रेडियस ऑफ एन आर्क। ये इस एक आर्क का रेडियस है, whose arc length is 1 astronomical unit, 1 astronomical unit, and angle at center is 1 second. जिन जिनको ये बात समझ आ गई वो दिल बना दे, जिन जिनको ये बात नहीं समझ आई एक बार थम्स डाउन कर दे। मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगा, जिन जिनको ये बात समझ आ गई, पार्सेक किसको कहते हैं? कि आप सन और अर्थ से इतना दूर चले जाइए, सन और अर्थ से इतना दूर चले जाइए कि इनका जो ये दोनों आपकी आंखों पर कितना एंगल बना रहे हैं, 1 सेकंड का। तब ये जो डिस्टेंस है इसी को आप 1 पार्सेक कहते हैं। मेजॉरिटी बच्चों को समझ आ गया, वेरी गुड। भाई देखो, आपके लिए यही तो होता था, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। यही तो होता था ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बस ये पार्सेक को कैसे डिफाइन किया गया है, अगर आपका ये आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का है, मतलब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, ये एंगल 1 सेकंड का है, तो ये जो रेडियस होगा दिस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। ये भाषा आपको सोचनी है। पार्सेक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। देखो यहां पर वही है, आप इतनी दूर खड़े हो कि सन और अर्थ के बीच का जो ये डिस्टेंस है आपकी आंखों पर 1 सेकंड का एंगल अगर बना दे तो इस डिस्टेंस को ही आप पार्सेक कहते हैं। 3 × 10⁻16 मीटर्स। ये कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है बेटा।
यूनिवर्स में चीजों को दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस अगर आपको नापना है तो आप मीटर वीटर में नहीं नाप पाओगे, आपको वहां पे पारसेक, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऐसे टर्म्स यूज करने पड़ते हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़ी वैल्यूज है। क्लियर? हाँ, क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस है। पारसेक को डिफाइन कैसे किया गया? ये एक ऐसा आर्क है, ये एक ऐसा आर्क है कि इन जो आर्क लेंथ है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और जो एंगल एट द सेंटर है वो 1 सेकंड है। इसके रेडियस को ही हम लोग पारसेक कहते हैं। सेक वर्ड कहां से आया? सेकंड एंगल से। ये एंगल कितना बनाना चाहिए? 1 सेकंड। क्लियर? देखो भाई, मैं बहुत क्लियर वर्ड में बात कर रहा हूं। अगर आप मेरे वर्ड्स पर फोकस करेंगे तो एक बारी में दिमाग में जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो वो रह जाएगा दिमाग में। क्लियर? यस सर। ये नापते कैसे? अब आगे चलेंगे तो हम धीरे धीरे सिलेबस में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया बेटा? ये वाली टर्म्स किस किसने ये सुनी है? किलो, हेक्टर, डेकामीटर, डेसिमल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यहां रख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। देखो भाई, बचपन में मेरे पापा मेरे को रैप करना सिखाते थे। अब कईयों को पता होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, ये सारा पता है। तो प्रीफिक्स होते हैं। मिलीमीटर प्रीफिक्स मतलब पहले जो लग रहे हैं, ठीक है। किलोमीटर, किलोग्राम, ये आपने सुने होंगे। यस तो सबसे पहले वी ऑल विल बी रैपिंग ब्रोस। तो देखो ये वाला पार्ट याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्होंने एक ही में लिख दिया है, मैं एक जगह लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर। मेरे एंटरप्रेन्टर साथ में बोलिएगा। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो किलो, हेक्टा, डेका, मीटर। भाई बचपन में 2-3 बार बोला होता, याद तुम्हें भी होता। डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये काम आएगा भी। सारे बच्चे 2 बार। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। सारे बच्चे एक बार बोले, देखो अपने आप याद हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अभी कन्वर्जन करना सिखा रहा है। इतना पार्ट तो भाई साहब रैपिंग करके ही हो जाएगा। यस किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ऐसा लग रहा है भाई साहब ढिंचक पूजा भूल रही है लेकिन कोई नहीं। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। भाई साहब उसको ये लाइन मिल जाए अपने गाने में लगा देगी वो, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक गाना चलो कम से कम आ ही जाएगा उनका। तो ये वाला आपका यहां से हो गया। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है। यस तो यहां तक आपको ऐसे याद रखना है कुछ, फिर उसके बाद टर्म्स आपको और मिलेंगे, ठीक है। मिली के बाद आपका आएगा माइक्रो, फिर नैनो, ठीक है, फिर पिको, पिको फाल करा लेना, फिर फेम्टो या फर्मी, ठीक है, फेम्टो। इतने पे ही छोड़ देते, अट्टो पट्टो क्या करेंगे, इतना तो पूछा ही नहीं जाएगा। अट्टो और एक्सा पेक्सा हटा देते हैं। यस मिली के बाद आएगा माइक्रो, नैनो, ये वर्ड सुने होंगे, अभी केमिस्ट्री में भी आ जाएंगे, पिको, फेम्टो। जरा यहां पर सुनना इससे बड़ी किलो, किलो से ज्यादा हमारे पास आती है मेगा, ठीक है। किलो से ऊपर आपको मिलेगा मेगा, फिर गीगा, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी आपने सुना होगा मेगावाट्स, इतने मेगावाट की एनर्जी या इतने मेगावाट का प्लांट, गीगावाट्स, है ना। गीगा चैड आप लोगों ने नाम सुना है। गीगा एक बड़ी यूनिट है भाई। मेगा स्टार्स, मेगा एक बड़ी यूनिट है, आपने गीगा चैट नाम सुना होगा, ठीक है। गीगाबाइट्स, जीबी, एमबी, मेगाबाइट्स, तो ये यहीं से ही आ रही है भाई। टेराबाइट्स, टीबी। पापा हमको 1 टीबी वाला फोन चाहिए, तो पापा एक टीबी ले आए। अरे टेराबाइट बोला था, टेलीविजन नहीं, तो ढंग से बोलिए ना,
पांथुक के। तो ये बड़ी क्वांटिटीज है भाई, गीगा टेरा, ठीक है। इससे ऊपर पीटा बीटा छोड़ो, वरना स्कूल में पीट दिए जाओगे। इतना ही हमारा काम हो जाएगा, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, क्लियर। तो ये टर्म्स आप डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, ये टर्म्स पहले लगा दिए जाते हैं। जैसे मीटर, ध्यान सुनना, अगर आप देखें कि हमारे पास किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, ये टर्म्स बहुत कम यूज होते हैं। हेक्टा, डेका, डेसी बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन है हमारे पास। किलो, हेक्टा, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, दिस इज 10⁻⁻1 मीटर, दिस इज 10⁻⁻2 मीटर, एक एक माइनस करना है। मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर्स। जैसे से ऊपर जाओगे, डेका इज 10⁻10 मीटर्स, हेक्टा इज 10⁻2 हमारे पास मीटर्स, किलो इज 10⁻3 मीटर्स। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? मीटर को रेफरेंस रखा था, यही हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट थी। जैसे आप नीचे जाओगे तो -1, -2, -3, जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी यहां तक। सारे बच्चे दिल बनाना, यस और नो। किलो, हेक्टा, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, किलो, हेक्टा, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, मीटर को 1 कर लिया। इससे ऊपर चढ़ोगे तो पावर बढ़ेगी, तो 10, 10⁻2, 10⁻3, नीचे जाओगे 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। क्लियर? सर ये लिखना है? अरे दादा, रे दादा, बेटा तू इतना तेज है नहीं कि तेरे को याद रहेगा, लिख ले, राइट इट डाउन। क्लियर? या अब जरा देखो, इसके बाद जब भी आप ऊपर जाओगे, मेगा, गीगा, टेरा, इनमें जाओगे तो 3 का पावर बढ़ेगा, ये याद रखना। मेगा, अब यहां पर 10⁻3 आ गए थे, 10⁻6, अब 3 की पावर बढ़ेंगी, 10⁻9, 10⁻12। अब इधर जाओगे तो 10 की पावर 10, 10⁻6 मीटर, माइक्रो को कहते हैं 10⁻6, नैनो इज 10⁻9, पीको हमारे पास 10⁻12, और फेम्टो 15 को रिप्रेजेंट करता है, -15 मीटर्स। क्लियर? सारे बच्चे ये बात समझ आई? एक बार इसको प्लीज नोट डाउन करिए, काम आएगा कन्वर्जन, अभी हम क्वेश्चंस पर जा रहे हैं, ठीक है। सारे बच्चे जरा इस चीज को देखना, मीटर आपके लिए रेफरेंस हो गया। यहां पर आप मीटर की जगह क्या रख सकते हैं? ग्राम, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, ये ग्राम में भी चल सकता है। सेकंड, आप यहां मीटर की जगह सेकंड कर लीजिए, तो किलो सेकंड, डेसी सेकंड, सेंटी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, फेम्टो सेकंड, टेरा सेकंड, गीगा सेकंड, मेगा सेकंड, ये हर फिजिकल क्वांटिटी में टर्म्स लगाए जा सकते हैं पहले। यस, यहां 1 कर लिया, ऊपर जाओगे तो पहले 3 बार 1 1 1 बढ़ेगा, -1, -2, -3, फिर इसके बाद 3 3 3 का ग्रोथ होगा, 6 9 12, 6 9 12 15। सबसे छोटा यूनिट आपके लिए अभी क्या है? फेम्टो या फर्मी, इसी को हम क्या कहते हैं? फर्मी, ठीक है, लिख लीजिए भैया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फर्मी। क्लियर? अब इनको देखो, सर 3 की ही पावर क्यों? अरे भैया ये साइंटिस्टों से जाके पूछना, उन्होंने सेट करे कन्वर्जन। देखो यूनिट का हमने क्या बोला था? इजी टू कन्वर्जन हो। उन्होंने एक सेट कर दिया कि भाई देखो मीटर क्या होता है। अब कोई बोले कि भैया मेरे को इससे छोटी यूनिट 1 मीटर ये है, मुझे तो ये नापना, कैसे नापूं? तो उन्होंने उसको भी डिफाइन करा कि भाई 1 मीटर के 100 हिस्से कर देगा तो सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1000 हिस्से करेगा तो मिलीमीटर हो जाएगा। तो उन्होंने छोटी से छोटी यूनिट भी डिफाइन करी, बड़ी सी बड़ी यूनिट भी डिफाइन करी, जिससे आपको दिनचर्या के काम करने में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? क्लियर? केमिस्ट्री वाले अपना एक अलग लेके बैठे, 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है, ये अलग से याद कर लियो, केमिस्ट्री वाले खुश हो जाएंगे। निखिल सर,
एंगस्ट्रॉम, ये केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, क्लियर। अरे बहुत सारी यूनिट है भाई, लेकिन हमें जो काम किए वही पढ़ेंगे ना। अब बात आती है, ये रिवाइज करना है भाई। देखो मैं बता रहा हूं, अगले 1-2 लेक्चर थोड़े आपको स्ट्रगलिंग लगेंगे, लेकिन जिसने स्टार्टिंग से लेके 5वें लेक्चर तक अच्छे से रिवाइज कर लिया, फिर 2 लेक्चर ऐसे बिल्कुल झूले में ऊपर जाते तो दिक्कत होती है, फिर मजा आता है। तो फिर अगले 2 लेक्चर भाई साहब तुम्हें जो मक्खन के जैसे समझ आएंगे, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है भाई। घर पे भी सारा कुछ यही नहीं, घर पे भी जाके मेहनत करनी है। आओ, कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, डीपीपी में कुछ सवाल भी मिलेंगे, आपको लड़ना भी है, हारना भी है, सीखना भी है। अब देखो भाई, सारे बच्चे एक बार सीरियस हो जाओ। देखो मेरे पास एक शक्ति है जिसको अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। समझे? चोंच रुक गई। ये इसलिए है जब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं और अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसके लिए। ठीक है, तो अभी मैं 5 मिनट के लिए अपनी इस शक्ति का यूज करना चाहता हूं, सो दैट आप लोग, आपके सामने चैट डिसेबल्ड आ रहा होगा, ये नहीं कि कोई चीज हो गई, मैंने बंद करी। अगर मैं आपको अपनी शक्ति दिखाऊं तो ये आपको ऑन होते हुए दिखेगी। ये टेक वाले बेइज्जती ना करा दे बस। ऑन हुई का? लिखो यार, ये एडटेक क्यों कहते हैं इसको? हाँ आया तो यस, देखो आया फिर से यस। हाँ भाई, टेक्नोलॉजी काम करेगी तभी एडटेक है, नहीं तो सिर्फ एड ही एड है। हाँ यस। तो हाँ अब देखो भड़ास, देखो 2 मिनट के अंदर इतनी भड़ास भर गई है, लिखे पड़े हैं। ठीक है, शांत। ठीक है, हाँ शांत। तो अब मैं जो आपको चीज बताने जा रहा हूं, पहले उस पर फोकस करना, फिर मैं चैट ऑन करूंगा आपके। ठीक है, अब जरा ये देखो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यार मान लो लेंथ ऑफ अ रॉड इज 1 मीटर। ध्यान सुनना, लेंथ ऑफ रॉड, मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, सपोज लिख देते, नहीं तो वो कहेंगे ये कहां सी रॉड आ गई। लिखना है, राइट इट डाउन भाई, राइट इट डाउन। ठीक है, सारे बच्चे लिखिए। सपोज लेंथ ऑफ रॉड इज 1 मीटर। लेंथ ऑफ रॉड हमने नापा, दैट इज 1 मीटर। 1 क्या है? आपका मैग्नीट्यूड वैल्यू है, और मीटर लगाना क्यों इंपॉर्टेंट था? ये आपका यूनिट है। मैग्नीट्यूड को मैं एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और यूनिट को मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ध्यान सुनना, पहले कंसेप्ट सुनना, फिर मैं इसको समराइज भी करूंगा। मैंने अगर एक एक्सपेरिमेंट किया है, रॉड की लेंथ नापी है, तो किसी ना किसी चीज से नापा होगा। वो एक्सपेरिमेंट अगर मैंने किया और रॉड का लेंथ आ गया 1 मीटर, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। कोई बोले 5 मीटर थी, अरे भाई एक्सपेरिमेंट से निकाला मैंने, कैसे बोल दे कोई 5 मीटर है? समझे? अब ये हो गई फिक्स वैल्यू, दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू। सर ये फिक्स क्यों हो गई? अरे भाई इस रॉड का अगर मैं तेरे को बोलूं लेंथ निकाल, तू स्केल लगाएगा, लेंथ नापेगा। अब तेरे हिसाब से अगर 1 मीटर आ गई तो मैं 5 मीटर थोड़ा ना बोल पाऊंगा। 1 मीटर तूने कैलकुलेट करी और तूने रिपोर्ट करी, तो 1 मीटर मुझे माननी पड़ेगी। सीधी बात, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, फिक्स हो गया। क्या आपको ये बात समझ आई कि अगर मैं किसी भी रीडिंग की बात करूं, रीडिंग मतलब एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। मैं उसको लिख सकता हूं n इंटू यू, n इंटू यू। सर ये कैसे लिखा? अरे कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करो, एक वैल्यू होगी, एक यूनिट होगी। जैसे 1 मीटर मैंने नापा, 1 मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर यूनिट हो गया, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे ही होगा। हाँ या ना? अच्छा अभी आप लिख नहीं सकते भाई, 1 मिनट आना इधर।
हाँ यार, एक वॉली चैट भी तो होती है ना जिसमें चैट ऑफ करने के बाद भी थम्स अप या थम्स डाउन आता है, न्यू प्लेयर में होती है ना वो। मैंने चैट ऑफ कर रखी है मुझे, लेकिन थम्स अप और थम्स डाउन जाना है, न्यू प्लेयर में होती है वो। जरा वो खोलना चैट वाला, 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ बेटा आपके पास, हाँ अब आ रहा होगा यस नो, हाँ बहुत सही, दिस इज, हाँ वेरी गुड, थम्स अप करना। अगर मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के बाद वैल्यू फिक्स हो गई, मान लो एक टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड 2 सेकंड आया। अब कोई व्यक्ति उसको 2 सेकंड को 50 सेकंड नहीं बोल सकता, एक एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने, उसका रिजल्ट की बात हो रही है, 2 सेकंड आ गया, तो ये अब फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसका एक मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब सुनना, लेकिन क्या आप ये बात समझ पा रहे, अगर कोई बोले कि 1 मीटर है, उसको मैं 100 सेंटीमीटर कर दूं, ये कन्वर्ट तो कर ही सकता है ना, कन्वर्जन तो पॉसिबल है, हाँ या ना, यस और नो। सारे बच्चे एक बार सोच के बताइए, दिमाग लगाना बेटा। अब ना यहां पर दिमाग वाली बात आ रही है, सारा खेल दिमाग का होगा। यार मैंने 1 मीटर लिखा, इसको मैं 100 सेंटीमीटर भी तो लिख सकता हूं, लेंथ ही रिपोर्ट कर रहा हूं अभी भी, ऐसा तो है नहीं कि लेंथ को टेम्परेचर बोल रहा हूं, अभी भी लेंथ ही है। और ध्यान से सोचो, मैंने बस यूनिट चेंज करी है, वैल्यू तो अभी भी 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर भी 1 होता है, तो वो बंदा 1 मीटर भी बोल सकता था, वो बंदा 100 सेंटीमीटर भी बोल सकता था। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो n इंटू यू मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट, ध्यान से समझना, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट हमेशा कांस्टेंट होती है, n इंटू यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, समझना। अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं, जितनी भड़ास हो निकाल लेना, जला देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस इसकी बात कर रहा था, ये कांस्टेंट हो चुका है। अब सोचिए, मीटर से जब मैं सेंटीमीटर में गया, जब मेरी मीटर से सेंटीमीटर गया तो यूनिट कम हो रही है, यूनिट कम हो रही है। मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, जब मैं मीटर से सेंटीमीटर गया तो यूनिट छोटी हो रही है, वैल्यू बड़ी हो रही है, वैल्यू या मैग्नीट्यूड आपकी इंक्रीज कर रही है। क्या आपने ये चीज देखी? यस और नो मेरे एंटरमेंटर्स, बताइए भैया, यस और नो। कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या है? मैंने 1 मीटर को जब 100 सेंटीमीटर, जब भी मैं छोटी यूनिट्स में जाऊंगा ना, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स में जाऊंगा, मेरा मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यस। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अरे भाई क्या बात कर रहा है, कांस्टेंट मतलब जो वेरी ना करे, जो चेंज ना हो। अंग्रेजी में पास हुआ है नहीं हुआ है, पता लगे अभी रिजल्ट आए तो ठुस हो जाए। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या कहता है, समरी जरा समझना। हालत है मरी मरी, सर प्लीज दे दीजिए समरी। तो ये लो बेटा, whenever we convert a physical quantity to some other units, अगर हम लोग कभी भी एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो किसी और यूनिट में, n इंटू यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब समझ भी आनी चाहिए ना ये भाषा, ये फिजिक्स की भाषा है। सर n इंटू यू मतलब आपका मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो भी प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी नहीं कर सकता। अगर आपकी, ध्यान सुनना, अगर आपकी यूनिट बढ़ेगी इन कन्वर्जन, अगर आप यूनिट बढ़ा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड अपने आप कम हो जाएगा, और यूनिट अगर आप घटा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड आपका बढ़ जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। जिनके लिए 10 मिनट्स लेफ्ट है तो आप जा सकते हैं। देखो भाई, जब सीरियस बात आएगी तो सीरियसली सुनना, क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ध्यान से देख लीजिए, जब आपकी यूनिट छोटी हुई, यूनिट जैसी ही कम हुई, आपका वैल्यू या मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज कर गया। यस, एक एग्जांपल ये है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ध्यान से देखिए, जैसी आपकी यूनिट छोटी हुई, आपका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। क्लियर? यस। तो इसका एक ग्राफ भी आपके जेई मेंस में भी आ रखा है। ठीक है, अगर कोई बोले एन और यू का ग्राफ कैसा रहेगा, एन वर्सेस यू का ग्राफ कैसा रहेगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यू बढ़ रहा है, यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए बेटा, यूनिट अगर बहुत बड़ी होगी तो एन की वैल्यू छोटी होगी, यूनिट जैसी छोटी होगी एन की वैल्यू बढ़ेगी, और छोटी होगी एन की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। ये ऐसा आपका एक ग्राफ आएगा। भाई ध्यान से सुनोगे तो सिलेक्शन की तरफ जाओगे, और ये जो टेम्पटेशन है इधर उधर की बात करने की तरफ की, अगर उसको फॉलो करोगे तो बेटा गड्ढे में ही गिर जाओगे। ध्यान से सुनते चलना, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ध्यान समझिए, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। u की वैल्यू यहां पर ज्यादा है, u की वैल्यू यहां ज्यादा है तो n की वैल्यू कम आ रही है। जैसे ही u की वैल्यू कम होगी n की वैल्यू बढ़ जाएगी, और कम होगी बढ़ जाएगी, और कम होगी बढ़ जाएगी। तो एक कर्व टाइप का आता है, तो ये ग्राफ होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, NU वर्सेस, अगर मैं अगला ग्राफ आपसे पूछूं, NU का ग्राफ बनाइए n के साथ। यार n इंटू यू तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, n इंटू यू तो हमेशा ही कांस्टेंट है, उसको n से क्या लेना देना और u से क्या लेना देना। इसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट। भाई NU इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपने एक बार एक्सपेरिमेंट कर दिया, वैल्यू फिक्स हो गई। समझिए, वो फिजिकल क्वांटिटी फिक्स हो चुकी है। अब आप यूनिट चेंज करते चलिए। भाई 1 किलोमीटर की आपने यूनिट चेंज करी, 1000 मीटर हो गया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो 1 किलोमीटर ही है। ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। क्लियर? यस, तब आपका कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड। यस, तो अब आपके सवाल कैसे आते हैं, इसमें मैं आपको मदद करूंगा। ठीक है, एक आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहां गया वो क्वेश्चन, लेट्स सी कौन कौन इस क्वेश्चन को करके आएगा। ये अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीक करके रखना है बेटा। आ जाओ भैया, नीचे चलिए। ये आपका होमवर्क है, कन्वर्ट, ये आपको करना है, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। जरा इसको करते, ठीक है, जरा इसको करते हैं, और मैं आपको टाइमलेस पोल देता हूं, आराम से सोचना है। ठीक है, आपके वीडियो के इस साइड में ऐसे 3 डंडे बने ऊपर। ठीक है, वो ब्लू हो गए। अब जैसे आप ब्लू होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, या लाइव चैट बंद करेंगे तो आपको पोल आ जाएगा, उसमें आप अपना जवाब देंगे। ठीक है, चलिए भाई जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ब्लू हो गया ना, उसको क्लिक कर लीजिए, या फिर आप अपनी चैट बंद करेंगे तो पीछे पोल आ जाएगा, कहीं ना कहीं होता है। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, पहला सवाल। ठीक है यार, देखो अगर मेरे पास स्पीड है, एक क्वेश्चन मैं हेल्प करूंगा, सोचना। स्पीड अगर आपकी 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो कितना होगा ये बताना है। तो मैंने सोचा यार 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं ये बताएं, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, मीटर्स एंड सेकंड। सारे बच्चे पहले मेरे को ये बताएं। कई सारे बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे। 1 किलोमीटर में वी नो दैट इट इज 1000 मीटर्स, एंड 1 आवर में हमारे पास अगर देखा जाए 3600 सेकेंड्स। वी नो, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो, ये कन्वर्जन्स तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। बस करना क्या था, कुछ नहीं करना है। आपने कहा 36
इस 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर कर देता हूं, ठीक है, और हमारे पास 1 घंटे को मैं 3600 सेकंड कर देता हूं। ये हो गया 0 0 0 0 36 36। क्या आपको ये बात समझ आ गई? हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया, ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे इंटरप्रेटर? सेकेंड ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। वेरी गुड। अरे वो 5/18 मत करना अभी भाई, देखो मेरे को पता है, लेकिन आपके स्कूल में ये स्टेप्स मैटर करेंगे, तो प्लीज डू इट इन दैट वे। आराम से चलिए, स्टेप्स में चलिए, कोई जल्दबाजी भागने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वेरी गुड, आराम से। तो हमारे पास देखा जाए कितने प्रतिशत भारतीयों ने ये सही जवाब दिया। आजा, अरे निकलिया बच्चा। हाँ, ये पोल टेक काम ही नहीं करेगा, ये टेक है फुस। लगता है अलग सर को बताना पड़ेगा, 4800 रिफंड ना मांग लो बच्चा। आ गया अभी जाप चला जाता। बहुत सही, ये कामचोर बच्चे हैं, ये देखना, ये मेंटेन रहते हैं पूरे साल भर, ठीक है। नॉट क्लियर? अरे भाई तेरे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो किलोमीटर की जगह मीटर में लेके जा, आर की जगह सेकंड में लेके जा। तो मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, आर को सेकंड में कन्वर्ट करा। 2 लाइन का क्वेश्चन था, इसमें नॉट क्लियर क्या होता है? अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कन्वर्ट 500 kg पर मीटर क्यूब टू डेंसिटी टू सीजीएस सिस्टम। अब दिमाग लगाओ। सीजीएस सिस्टम मतलब आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर। अगर आपका लेंथ है तो सेंटीमीटर में जाएगा, मास है तो ग्राम में जाएगा, ठीक है, और टाइम है तो आपका सेकंड में जाएगा। तभी तो आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कन्वर्ट 500 kg पर मीटर क्यूब किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस सिस्टम में। तो मैंने कहा ठीक है, 500 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यार, मेरे को केजी में नहीं चाहिए। सीजीएस सिस्टम में मास किस में नापते हैं? मेरे वर्ड को सुनना, ग्राम में। तो मैंने कहा यार 1 kg में तो 1000 ग्राम्स होते हैं यार, तो इसको मैं यहां पे ग्राम में लिखूंगा तो ग्राम में हो जाएगा। मीटर तो एमकेएस का था, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अब ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, किलो, हेक्टर, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। मीटर, डेसी एंड सेंटी, याद करिए। तो ये 1 है, ये 10⁻⁻1 मीटर है, ये 10⁻⁻2 मीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं चच्चा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, या फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बेटा 10वीं क्लास में भी इतने छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जाती होंगी, सारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलो। अरे वाह, बच्चा लोग जवाब दे रहा। तो 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा चलो भैया, तो ये हो जाएगा 500 इंटू केजी की जगह मैंने 1000 ग्राम कर दिया बेटा, ग्राम को इधर कर लेता हूं, और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और कर देता हूं, 100 सेंटीमीटर का क्यूब। यस, तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 500,000 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय, इसका अगर स्क्वायर करोगे 0,000,000 क्यूब करना है, डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल आराम से चलते चलना मेरे एंटरप्रेन्योर। 0,000,000,000,000 5/10 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स 500 kg, मैं यहां पे लिख देता हूं 0.5 ग्राम। दिल बनाना बेटा जिन जिन का यही आया था, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जा रहा हूं। 5 kg पर मीटर क्यूब की अगर आप बात करें
तो ये हमारे पास कितना होगा 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे इंटरप्रेटर? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। वेरी गुड, लव यू बेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। कितने प्रतिशत भारतीय? लीडर बोर्ड आखिरी में देखेंगे ना, अभी क्वेश्चन तो होने दो। कितने प्रतिशत भारतीय इसको सही कर पाए? अरे आ जाओ। ठुस हो गए, ठुस हो गए। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? ए मर्दवा, थोड़ा सा ध्यान से करिए ना, बेसिक तरीके से ही चलना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। कुछ डीपीपी में सवाल मिलेंगे, मैं चाहता हूं आप उनसे लड़ें। आप ये मत सोचना कि सर ये कैसे हो गया, कुछ नए सवाल भी आपको मिलेंगे। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स टू सीजीएस सिस्टम। इस बार बता पाएंगे? एक बार और। सर मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। जिनका पोल नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम टेक वालों को बताते चलेंगे, ठीक है? टाइमलेस पोल हम दे रहे हैं। वीडियो के इधर आपको एक पोल मिलेगा, ठीक है? जैसे ही वो ब्लू हो जाएगा आप उसमें जवाब दे सकते हैं। पोल आपके ऊपर आएगा, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इक्वल इन सीजीएस सिस्टम। अब जरा ध्यान से देखा जाए कौन कौन कर पाता है। यार न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस। ये लास्ट क्वेश्चन है, इन एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो अगर मैं देखूं 1 न्यूटन को मैं ये लिख सकता हूं मेरे इंटरप्रेटर 1, और याद करो फोर्स होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की यूनिट क्या होगी? केजी, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये लास्ट क्लास अगर आपने रिवाइज करी होगी तो पता लग रहा होगा। एक्सेलरेशन होता था वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या आएगी भाई? मीटर पर सेकंड, और इसकी आ जाएगी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वही तो रख दिया मर्दवा। बहुत सही, कुछ बच्चा जवाब दे रहा, बहुत सही। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस में। ध्यान से सुनना, सीजीएस सिस्टम, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो भाई केजी को मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये बात तो मुझे पता ही है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड में ही है। आ जाइए जरा देखा जाए कौन कौन कर पा रहा है। 1 इंटू केजी की जगह मैंने 1000 ग्राम लिखा, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखा, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। सेकंड को कुछ नहीं करा, तो ये कितना आ गया भैया? 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 1 न्यूटन अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा? इतना होगा। किस किस का मैच हो गया? दिल बना देना, दिल बना देना बेटा। किस किस का ये मैच हो गया? 10⁵5। किस किस का ये आंसर आया? भाई देखो तमीज से अगर आप करोगे ना तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा। आज आपको घर पे जाना है और दोबारा से इन चीजों को देखना है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स आप जितनी बार देख सके, अभी आपको आगे नहीं भागना, इन्हीं को बार बार देखना है। वेरी गुड। जरा देखा जाए कितने व्यक्ति हमारे पास सही है यहां पर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सेलेक्टेड ऑप्शन नंबर 2, 10⁵5। एक बच्चा पूछ रहा था डायन क्या होता है, अब आ गया समझ। अब उस समय बताता तो तेरे को क्या समझ आती है ना कि डायन क्या होता है। जब तक ये रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है याद रखना सारे बच्चे, यूनिट ऑफ फोर्स एमकेएस सिस्टम में आप न्यूटन कहते हैं, न्यूटन बाबा के ऊपर, और सीजीएस सिस्टम में इसको डायन कहते हैं।
जैसे हमारे यहाँ पे कई अंटर पंटर होंगे, मैं मानता हूं, सारी बोल रहा हूं, लेकिन अरे रे 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 और गिरा रे मर्दवा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायंस। क्लियर? ये जो है ना, ये ग्राम सेंटीमीटर न्यूटन, फोर्स की यूनिट एमकेएस में न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट एमकेएस सिस्टम में न्यूटन होती है, सीजे सिस्टम में उसको डायन कहते हैं। अब पिछली में एक बच्चा पूछ रहा था सर डायन क्या होता है, अब तेरे को इतना सब पहुंचाया है, अब तेरे को थोड़ा सा समझ आएगा कि अच्छा न्यूटन हमारे पास यूनिट है इन एमकेएस, सीजीएस में डायन होती है, अब समझ आएगा। क्लियर? और आपको कहीं पर मिले ऐसी, हमारे पास कहीं पर सीसी मिल जाए, सीसी, तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आज हम लोग इतना ही रखेंगे, आपको मैं होमवर्क देता हूं। अच्छा लीडर बोर्ड देखते हैं पहले, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा और एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क रहेगा। लेट्स सी कौन कौन आप अपने उस पे सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है? होमवर्क वो अगली क्लास में बताऊंगा कैसे करना है। एक आपके लिए होमवर्क ये रहे, 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। क्या आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं ट्राई करेंगे? गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख के जाना है। क्या आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास सर हम लोग ट्राई करके आएंगे? बोलिए भाई। हम सोच के तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारा हंटर पंटर पढ़ाने कहां देता। यस करेंगे, यस भाई। देखो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप डाउट पूछ रहे हैं, आपको मोस्ट पॉपुलर डाउट्स में मैं मेजॉरिटी आपको मिलते चले जाएंगे, नहीं तो आपको सोल्यूशन मिल रहे होंगे। बाहर की दुनिया कहती है डाउट नहीं बताए जाते, आपके मेजॉरिटी डाउट सॉल्व होंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? क्लास के 3 क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। और अभी आप डीपीपी 1 लगाइए, नॉट 2। अगली क्लास में 2 लगाएंगे, डीपीपी 1 ओनली। जिन बच्चों ने कल नहीं लगाई बेटा, आप देखो आगे मत भागना, जब मैं बताऊंगा तभी लगाना, ठीक है? डीपीपी 1 ओनली, डोंट ट्राई डीपीपी 2। अभी पूरा हो जाने दो, फिर आप कहोगे सर क्वेश्चन नहीं हुए। डोंट ट्राई डीपीपी 02 अभी के लिए। जब मेरा एक बार टॉपिक हो जाएगा फिर मैं कहूंगा ट्राई करना, तो कर लेना। और इन टॉपिक्स में जो मॉड्यूल से आप चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, तो आप अटैचमेंट सेक्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अटैचमेंट में मिल जाएगा सभी को फ्री। जिनके पास अभी डिलीवर नहीं हुआ है आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं भाई, हमारे अंटरपेंटर कौन। अरे रे रे रे, शौर्य सक्सेना ने 2 जवाब दिए हैं, आज ज्यादा वो नहीं हुआ है, लेकिन कोई नहीं। 2 क्वेश्चंस, वेरी गुड भाई साहब, बहुत माइनर डिफरेंस है। शौर्य, अभिरूप, आर्यन, चंद्र, अनुराग, सौमिक, आदित्य, पुलकित, पूर्वांशु एंड प्रखर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, अटैचमेंट सेक्शन में आज आपके इसी लेक्चर में मैंने अटैचमेंट सेक्शन में अपलोड करवा दिया है, तो आपको मिल जाएगा। उसमें से आप ये क्वेश्चन धीरे धीरे ट्राई करें। डीपीपी 2 अभी ट्राई नहीं करिए, जब अगली क्लास में टॉपिक कुछ क्वेश्चन और करा के जब टॉपिक वाइंड अप करूंगा तब आप करेंगे, एंड रिवाइज जरूर करेंगे। क्लियर? एंड थैंक यू सो मच। सर ये अटैचमेंट क्या है? इनको फिजिक्स पढ़ाए कि ऐप सिखाए? यार तू पीडीएफ कहां से देखता है? तेरे इसी लेक्चर के नीचे अटैचमेंट होगा, पीडीएफ करके वहीं पर मिल जाएगा तेरे को, ठीक है? हाँ ओके, तो लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस अमाउंट ऑफ पेशेंस, ठीक है? हम लोग अगली क्लास में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, थोड़ा डायमेंशन वाला पार्ट आएगा। अगली क्लास थोड़ी सी स्ट्रगलिंग होगी, क्योंकि कुछ चीजों को मैं आपको कहूंगा याद करो। देखो नहीं करोगे तो मैं एडवांस तक नहीं ले जा पाऊंगा, एडवांस में मैं चाहता हूं आप दिमाग लगाएं, तो उसके लिए कुछ चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। एडवांस का पेपर टफ होता है, तो उसके लिए कुछ चीजें पहले से तैयार करनी पड़ेंगी, और मैं चाहता हूं कि हम क्लास में एडवांस से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सारे लोग तैयार होके आएंगे, रिवाइज करके चलते चलिएगा। सैटरडे संडे आपके पास फ्री है, कुछ एक्स्ट्रा नया ताजा नहीं, बस इतने को ही अच्छे से कर लीजिएगा।
ओके, लव यू ऑल, मुझे बहुत मजा आया आप सभी लोगों को पढ़ा के। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।